हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस कक्षा 6 की अध्याय नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। इसमें हमारा अतीत पाठ्य पुस्तक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ शुरू करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? मतलब आरंभिक मानव था जो इधर उधर क्यों घूमता था। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्किटेक्ट तथा खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। मतलब इन लोगों को खाद्य संग्रह का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, जिसमें फल, फूल, पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे इकट्ठा करते रहते थे, मछलियाँ पकड़ते रहते थे, चिड़िया पकड़ते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसलिए इन लोगों को आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के नाम से जाना गया है। आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। मतलब वो एक दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण है यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। तो पहला कारण क्या है कि अगर वो एक ही दिन तक अगर एक जगह पर ही रुकते तो वहाँ से वो शिकार करते और फिर जानवर समाप्त हो जाते और फिर फलों को समाप्त कर देते। इसी तरह उन्हें भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण ये है कि ये जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए ये जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो दूसरा कारण क्या बताएं लेखक ने कि या तो वो जानवर का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ के जाया करते थे, क्योंकि हिरण और मवेशी वो भी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसलिए उनके पीछा करते 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 हुए ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग ज़्यादातर इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार, मतलब जहाँ मौसम उपयुक्त हैं वहाँ पर ये जाया करते थे। और चौथा कारण है यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता था। तो भोजन के साथ साथ ये नदियों और पानी की तलाश में भी इधर उधर जाते थे, क्योंकि कहीं पर सूखा होता था तो कहीं पर पानी की मिल जाती थी उनको, इसलिए वो इधर उधर घूमने जाते थे। अब हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आइए पढ़ते हैं। पुरातत्वविद की कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो वो शिकार करने के लिए पत्थरों से और लकड़ियों से औजार बनाते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ियों का उपयोग किस काम में आता है? ईंधन जलाने के काम में तथा झोपड़ी और औजार बनाने के काम में भी लकड़ियों का उपयोग आता है। नीचे आ जाओ। रहने की जगह निर्धारित करना।
लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आर्किटेक्ट खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खास संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ किन्हीं हुए स्थानों को ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। जैसे ये देखिए, तो ब्रुजहोम कहाँ है? कश्मीर में। ब्रुजहोम कश्मीर में, ये उत्तर पश्चिमी इलाके में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और ये पश्चिमी इलाके में है। इसी तरह दोजली हेडिंग ये त्रिपुरा और असम के बीच स्थित है। दोजली हेडिंग त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा में ज़्यादातर त्रिपुरा में भाग आता है। और कोलकाता अपने को पता ही है। चिराद जो उत्तर प्रदेश और बिहार गंगा नदी के मैदान में, उत्तर प्रदेश और बिहार में चिराद। और कोल्डी हलवा और महागढ़ मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। कोल्डी हलवा और महागढ़ मध्य प्रदेश में। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में। हुस्की कर्नाटक। और कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश। और पयम्पली तमिलनाडु कर्नाटक और केरल के बीच स्थित है। हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। तो हल्लूर कर्नाटक, सबसे पहले हल्लूर कर्नाटक, पयम्पली तमिलनाडु, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, हुंगी कर्नाटक, इनाम गांव महाराष्ट्र। जैसे ये चिन्ह है, रेड चिन्ह है वो पूरा पाषाणिक स्थल के हैं, और ब्लू नवपाषाणिक स्थल के, और ग्रीन महापाषाणिक स्थल के, और ये चिन्ह है आरंभिक नगर, और ये आधुनिक नगर, स्टार वाला आधुनिक नगर। तो जैसे पूछा जाता है कि इनाम गांव स्थित है, तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच है। और हुस्की कृष्णा नदी के बीच, कृष्णा नदी के नीचे है, और ये कर्नाटक में है। और कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश, और पयम्पली तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और हल्लूर आंध्र प्रदेश, और आदि चंदलूर तमिलनाडु, पयम्पली तमिलनाडु। और ब्रुजहोम कश्मीर, चिराद बिहार और यूपी, और दोजली हेडिंग त्रिपुरा के पास, और कोलीडब्बा महागढ़ और भीमबेटका ये सब मध्य प्रदेश, और मेहरगढ़ पाकिस्तान। जो ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, कभी भी पूछ लेता है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग इसी रास्ते पर रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब ये भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। मतलब भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। नर्मदा घाटी के पास है, मतलब ये गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तथा यहाँ पर क्या मिला है? इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। भीमबेटका गुफा से मिली हैं, और लोग इन गुफाओं में रहते थे, और यहाँ से बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं।
ये हैं भीमबेटका की गुफाएं। अब आते हैं पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तनों और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं काम के लिए मतलब काम के लिए प्रयोग में किया था, और बाद में वे उन्हीं स्थानों पर छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन्हें पुरास्थल कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं तथा ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। और ये ज़मीन के अंदर और कभी कभी समुद्र तल के नीचे भी पाए जाते हैं। इन्हें सभी पुरास्थल कहते हैं। कर्नूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जलाना सीख गए थे, और लोगों आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता। और कर्नूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। अब बोलते हैं नाम और तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बारे में उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे, और यहाँ दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। ये नाम पुरास्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताते हैं। पाषाण काल 20 लाख समय पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण का युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लगभग 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण के औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ, आरी जैसे औजार मिलते हैं। इसके साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते हैं। तो पूरा पाषाण किसे कहते हैं? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल, आरंभिक काल पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल नाम से जाना जाता था। और ये 2 शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यही नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल मतलब पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल क्या माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 के बीच पूरा पाषाण काल। तथा इस काल को भी, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित। किस काल के दौरान? मतलब 99% कहानी मानव इतिहास की जो पूरा पाषाण काल से मिली है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग किसे कहते हैं? जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं। जब मतलब पर्यावरण जैसी बातें मिलेगी तो वो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहलाते हैं। इसका समय क्या है? लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, 12,000 से 10,000 के बीच मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग और पर्यावरण जैसी घटनाएं। इसी काल के पाषाण औजार में आमतौर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहते हैं। मतलब औजारों की दृष्टि से औजार बहुत छोटे होते थे, उसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा है। मतलब औजार छोटे किस काल में पाए जाते थे? तो माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, हंसिया और आरा जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार इसी दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10 साल पहले होती थी। इसे नव पाषाण युग कहा है। नव पाषाण का मतलब क्या होता है? नव पाषाण मतलब 10,000 साल पहले से होती थी। बदलती जलवायु। अब उसकी मतलब जलवायु की पर्यावरण जो मध्य पाषाण काल की है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु से बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास
खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो मध्य पाषाण काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया गया होगा। साथ ही ये सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पकड़कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। तो सबसे पहले कुत्ते को जंगली पूर्वज के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वे धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। मतलब पशुपालक कैसे बने होंगे? तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ता पाला। उसके बाद धीरे धीरे मतलब वो चारा रख देते थे घर के बाहर, तो सब बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने नज़दीक आने के लिए उत्साहित करते थे और इसी तरह वे पशुपालक बन गए। अब ये पढ़ते हैं लोगों द्वारा बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बचने की प्रक्रिया क्या है? तो लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं और उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ये नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े बड़े दाने अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पक्के दानों के बाहर को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए घुन सुरक्षित रह सके। मतलब जो बड़े बीज होते थे उनको मतलब संभाल कर रख देते थे जिससे और वापस खेती करते थे, तो उन्हीं बीजों को उगाया जाता था जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। तो इसमें मतलब मिसाल क्या दी है? जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। मतलब इन लोगों का यह मानना था कि बड़े बड़े दांत और बड़े सींग वाले जानवर पालतू नहीं होते। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में कभी कभी धीरे चलती थी। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। नोट करना सत्य कर लेते, 12,000 साल पहले हुई और वास्तव में हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से हुई है। हम जो भोजन करते हैं इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से हुई है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। अब है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों को चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर ही करना पड़ता था। अनाज और भोजन को
भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है, इसलिए लोगों को उसके भंडारण के बाद सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या जमीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर कैसे चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन को एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालतू भोजन के भंडारण का एक तरीका था। तो जानवर कैसे थे? तो जानवरों से हमें दूध मिलता था, इसलिए वो खाद्य संग्रह की श्रेणी में आते थे और मांस भी मिलता था। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों तथा पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में तथा पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। तो आरंभिक कृषकों तथा पशुपालकों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिली? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें आधुनिक कश्मीर तथा पूर्व और दक्षिण में भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों तथा पशुपालन की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर से जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हम पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते थे। तो जानवरों की हड्डियों से भी पहचान कर सकते थे। और चावल अनाज के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं चले हुए। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। तो बुर्ज होम कहाँ स्थित है? वर्तमान कश्मीर में है। नोट कर लो कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें घृतवास कहा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, घृतवास के साक्ष्य कहाँ मिले? तो घृतवास के साक्ष्य सर्वप्रथम बुर्ज होम में मिले, जो वर्तमान कश्मीर है। क्योंकि लोग घृतवास किसे कहते हैं? क्योंकि वर्तमान कश्मीर बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें घृतवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जिनमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो स्थायी जीवन की ओर में क्या मिला है? बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के घर के नीचे बनाते थे जिन्हें घृतवास कहा है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और ठंडे मौसम में सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि ये घर के बाहर और दोनों स्थानों पर घर के बाहर और अंदर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग यहाँ बाहर खाना पकाते थे। तो बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम वर्तमान नीचे चलते हैं। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। तो पत्थर के औजार भी बुर्ज होम से मिले हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से बने हैं, उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। तो बुर्ज होम नव पाषाण युग का है। बुर्ज होम नव पाषाण युग का है। तो बुर्ज होम किसका है? नव पाषाण युग का, क्योंकि ये पूरा पाषाण युग से भिन्न थे औजार। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसेल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मुसेल डंडा, इनका प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीय औजारों का निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, तो हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, औजारों के साक्ष्य भी मिले हैं बुर्ज होम से। और नव पाषाण युग की सभ्यता है बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। और घृतावास मिला है
सब याद रखने का चीज़ें हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। तो नवपाषाण युग में बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, और उस पर अलंकृत चीज़ें अलंकृत की जाती थी। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं तो दलहन जैसे अनाज जैसे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो इन्हीं बर्तनों में कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अनाज रख दिए जाते थे तथा कपड़े भी बुनने लगे थे लोग, क्योंकि कपास उगाए जाने लगा था तो कपड़े बुनेंगे। ऐसा कर क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो स्त्री और पुरुष दोनों शिकार करते थे। ये याद रखने की चीज़ है। वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती तथा पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक इधर से उधर जाया करते थे। अब है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की चीज़ें। मेहरगढ़ मेहरगढ़ आपने पढ़ा था, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान में है। ये ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है और बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है जो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ संपत्ति वे स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। तो मेहरगढ़ एक तो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जो ईरान जाने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है, तथा मेहरगढ़ में संपत्ति वे स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने जौ गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। तो मेहरगढ़ से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। तो इसमें हिरन, जंगली सूअर और जंगली जानवरों की, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष मिले। चौकोर तथा आयताकार के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संपत्ति भंडारण के काम आते होंगे। तो प्रत्येक घर में कितने कमरे हैं? 4, जिनमें से संपत्ति कुछ भंडारण के काम आते होंगे। तो ये सब मेहरगढ़ से मिले हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। मेहरगढ़ ने इसके अलावा चौताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे जिनमें से कुछ संपत्ति भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के कुछ साथ सामान भी रख दिए जाते थे। तो मृतकों के साथ सामान दफनाने की परंपरा भी मेहरगढ़ से मिली है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली हैं जिसमें एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो एक बकरी को दफनाया गया कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ में एक बकरी को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं मृतक के साथ। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा हो गया। तो इनका क्या मानना है, पुरातत्वविदों क्या मानना है कि इसे परलोक में जो आदमी मृतक है इसके खाने के लिए रख दिया गया होगा बकरी को। ये पढ़ लेते हैं। अन्यत्र फ्रांस में गुफा की गई ये चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्राओं ने की थी। इस तरह के चित्र ने लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। लोग इनमें से जानवरों के चित्र जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लोहे, एसक तथा चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों और शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट मेहरगढ़ बुर्जों वाला है। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। नवपाषाण युग के प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जिसे सीरिया से लाया गया
चमकदार पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो भूमध्य सागर से देखो, नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कहाँ स्थित है? तो चाताल युग तुर्की में है। और यहाँ से क्या क्या लगे? जो सीरिया से चकमक पत्थर लाया गया, चमक पत्थर, लाल सागर से कोड़िया, भूमध्य सागर की सीपिया, ये सब लाए गए युग तुर्की में, जो एक नवपाषाणकालिक पुरास्थल है, प्रसिद्ध पुरास्थल है। अब ये उपयुक्त शब्द आर्किटेक्ट, खास संग्रह, पुरास्थल इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो।